नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। ब्रिटिश पीएम की रेस में ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत, पहले चरण की वोटिंग में किया टॉप। क्वाड की पहली शिखर बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम मोदी। सावन के पहले दिन सीएम योगी करेंगे मानसरोवर मंदिर का लोकार्पण, 6.1 करोड़ रुपए में हुआ है सुंदरीकरण। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल, 4 राज्यों में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत। यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे पर बनाया गया दबाव। और आइए अब करते हैं खबरों पर बात विस्तार से। ब्रिटिश पीएम की रेस में ऋषि सुनक को दावेदारी और मजबूत हो गई। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव में भारतवंशी ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत हुई है और चुनाव के पहले राउंड में सुनक की धमाकेदार जीत हुई है, जिसके बाद वो ब्रिटिश पीएम पद के प्रबल दावेदार हो गए हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के लिए पहले दौर का मतदान हुआ। ऋषि सुनक को 88 वोट मिले हैं। दूसरे स्थान पर काबिज रही वाणिज्य मंत्री पेनी मोडरेट को 67 मत मिले और विदेश मंत्री लिज ट्रूस 50 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। पूर्व कैबिनेट मंत्री केमी वेडिनोज को 40 वोट मिले। बैंक वेंचर टॉम तुंगलेदत्त को 37 और अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन को 32 वोट मिले हैं। ब्रिटेन में पहले दौर के मतदान के बाद दोनों भारतवंशी उम्मीदवार ऋषि सुनक और सुएला ब्रेवरमैन अगले दौर के लिए जगह बनाने में कामयाब रहे। वोट पाने वालों की लिस्ट में सुनक नंबर 1 पर रहे। ऋषि सुनक को अपने सबसे नजदीकी प्रतिद्वंदी पेनी मॉडरेट से 13 वोट ज्यादा मिले हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद चुनाव के पहले दौर के लिए 8 लोगों के नाम पर मोहर लगी थी। नामांकन लिस्ट फाइनल होने के बाद बुधवार को मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान के बाद 8 दावेदारों में 2 दावेदार रेस से बाहर हो गए। दूसरे दौर में जाने के लिए वर्तमान चांसलर नादिम जहावी और पूर्व कैबिनेट मंत्री जेरेमी हंट को जरूरी वोट नहीं मिले हैं। पहले चरण में जीत के लिए 30 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। ब्रिटेन के नए पीएम का चुनाव 5 सितंबर को किया जाएगा। और क्वाड की पहली शिखर बैठक आज हुई है। अमेरिका और यूएई और इजराइल के साथ भारत की नई साझेदारी शुरू हो रही है, जिसे I2U2 का नाम दिया गया है। फिलहाल विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि एशिया में भारत की भागीदारी के साथ बने दूसरे क्वाड यानी I2U2 में की पहली शिखर बैठक आज होने जा रही है, जो कि डिजिटल माध्यम से होगी। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज I2U2 की वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। I2U2 की वर्चुअल समिट में भारत के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री येर लापिद, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल और नहान भी उपस्थित रहेंगे। जानकारी के अनुसार एक क्वाड सम्मेलन पर जोर देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल की राजधानी जेल अवीव में हिस्सा लेंगे। इस दौरान जो बाइडेन के साथ इजराइल के पीएम येर लापिद भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में चारों देश के नेता ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के नए आयाम पर चर्चा करेगी। बताया जा रहा है कि इस नए क्वाड ग्रुप I2U2 का उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ निवेश और आधारभूत ढांचे की क्षमता का विकास करना है। और आज सावन के पहले दिन सीएम योगी मानसरोवर मंदिर का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन के पहले दिन गोरखपुर वासियों को मानसरोवर मंदिर और रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण के बाद धार्मिक और परंपरा के संवाहक धरोहर की सौगात देंगे। गुरुवार को वे सुबह 10 बजे गोरखपुर मानसरोवर शिव मंदिर और रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण का कार्य का लोकार्पण किया उन्होंने। और मानसरोवर शिव मंदिर को संवारने में 6.1 करोड़ रुपए और रामलीला मैदान को संवारने में 1.64 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित भी करेंगे।
गोरखपुर के गोरखनाथ ओवरब्रिज के समीप स्थित आस्था और परंपरा को सम्मान देते हुए सीएम योगी के मार्गदर्शन में मानसरोवर शिव मंदिर और मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान अधियारी बाग का पर्यटन विकास कराया गया है। इन दोनों स्थलों पर हुए विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन के पहले दिन यानी गुरुवार 14 जुलाई को करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप धार्मिक स्थलों और परंपरा के संवाहक धरोहरों के विकास को पंख लग गए हैं और आस्था और परंपरा के प्रतीक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को संवारा रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे स्थल नए स्वरूप में अपनी ऐतिहासिक प्रासंगिकता को न केवल अक्षुण्ण रखे हुए हैं बल्कि इनके जीर्णोद्धार के बाद आस्था और परंपरा का और सम्मान बढ़ गया है। और वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से बुरा हाल हो गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ से अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए ठाणे में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से अब तक 89 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं गुजरात में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। नवसारी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। छिंदवाड़ा से लेकर हरदा तक बुरा हाल है और एमपी के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के पालघर में वैतरणा नदी उफान पर है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी किनारे बसे गांव पानी में डूबने लगे हैं। पालघर के वहाडोली में काम करने आए 13 मजदूर वैतरणा नदी में फंस गए हैं। घंटों ऑपरेशन चलता रहा। पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जल स्तर लगातार बढ़ता गया। देर रात तक मजदूरों को जब निकालने में कामयाबी नहीं मिली तो राज्य सरकार से मदद मांगी गई। पालघर जिले में बहने वाली तांसा नदी में खतरे के निशान को पार कर गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि तांसा नदी पर बना पुल पानी में डूब गया है। तांसी नदी पर बने गोराड पुल के पानी में डूबने से पालघर में बड़ा तालुका के कई गांवों का संपर्क टूट गया और पालघर में बाढ़ और बारिश की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ गांवों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और वहीं आपको बता दें, यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर बड़ा हमला है। राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने एनडीए उम्मीदवार को द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा करने के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की प्रतिक्रिया आई है। इस प्रतिक्रिया में उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने दबाव में आकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मजबूर किया गया कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। ये बात उन्होंने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि राष्ट्रपति के इसलिए चुनाव में उनके नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी नीत एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के हाथों सत्ता गंवा चुके उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी छोटी सोच नहीं है और शिवसेना द्वारा एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन इसका संकेत देता है। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इस देश में चारों तरफ असाधारण सी स्थिति बन गई है। साल 2018 आते पार्टी छोड़ने पर विवश होना पड़ा। नागरिकता का कानून मुद्दा बना है जो आप पर थोप दिया गया। उन्होंने कहा कि ये लोगों की मंशा थी कि पूरे देश में सीएए और एनआरसी लागू करेंगे और लागू इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बेवकूफी में बना कानून है, नियम नहीं बना है। राष्ट्रपति बना तो कानून को मंजूर नहीं होने दूंगा। चुनाव लड़ने के लिए मैं इसलिए तैयार हो गया क्योंकि यह एक संघर्ष की कड़ी है। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका यानी द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करता हूं, लेकिन वो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं? क्या हमें साइलेंट राष्ट्रपति चाहिए? मेरे राष्ट्रपति चुने जाने के बाद एजेंसी का गलत इस्तेमाल राजनेताओं के खिलाफ रुक जाएगा। इनका इस्तेमाल कर सरकार गिराई जा रही है। महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी गई और शिवसेना के विधायकों को जमा कर यहां लाया गया। क्यों ऐसे किसी राज्य में नहीं ले जाया गया जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी? क्योंकि उनको यहां से मदद मिली है। और इसी के साथ हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें भी और भी हैं, तब तक आप देखिए हेडलाइंस। ब्रिटिश पीएम की रेस में ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत, पहले चरण की वोटिंग में किया टॉप।
क्वाड की पहली शिखर बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम मोदी। और सावन के पहले दिन सीएम योगी करेंगे मानसरोवर मंदिर का लोकार्पण। 6.1 करोड़ रुपए में हुआ है सुंदरीकरण। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल। 4 राज्यों में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत। यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे पर बनाया गया दबाव। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इंसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन ने अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ने का दावा किया है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। चीन की सेना ने दावा किया कि उसने दक्षिण चीन सागर के एक अमेरिकी विध्वंसक जहाज को खदेड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को विवादित दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के कब्जे वाले द्वीपों के पास से एक डिस्ट्रॉयर जहाज को भेजा था। अमेरिका का कहना है कि उसने क्षेत्रीय स्वतंत्रता के तहत मिसाइल गाइडेड विध्वंसक पोत यूएसएस बेनफोल्ड को रणनीतिक समुद्री मार्ग से रवाना किया था। अमेरिकी मिसाइल गाइडेड पोत पैरासेल द्वीप समूह को पार कर दक्षिण चीन सागर से होते हुए गुजरा। इस तरह के ऑपरेशन को अमेरिकी नौसेना के लिए हिंद प्रशांत में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए काफी अहम माना जाता है। चीन ने दावा करते हुए कहा है कि उसकी सेना ने अवैध रूप से क्षेत्रीय जल में प्रवेश करने के बाद अमेरिकी पोत को खदेड़ दिया। अमेरिका नियमित रूप से दक्षिण चीन सागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस चलाता है, जो चीन और अन्य दावेदारों द्वारा मार्ग पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देता है। अमेरिकी नौसेना ने चीन को झूठा करार देते हुए कहा है कि अमेरिकी समुद्री अभियानों को गलत तरीके से चीन ने प्रस्तुत किया है। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि यूएसएस बेनफोल्ड को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप ही पैरासेल द्वीप समूह के पास दक्षिण चीन सागर में भेजा गया। वह चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिण थिएटर कमांड ने कहा कि अमेरिकी जहाज ने चीन की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है। पैरासेल द्वीप के आसपास चीन के क्षेत्रीय जल में अवैध रूप से प्रवेश किया है। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता रहा है और इस क्षेत्र में चीन ने बड़े पैमाने पर युद्धपोतों और जहाजों के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ाई हुई है। बहरहाल इस जल क्षेत्र को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव गहरा सकता है। चीनी सेना ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका को तनाव भड़काने से बचना चाहिए और इस समुद्री क्षेत्र में वियतनाम और ताइवान भी दावा करते हैं। बता दें कि चीन ने 1974 में तत्कालीन दक्षिण वियतनामी सरकार से पैरासेल द्वीप समूह पर नियंत्रण कर लिया था। और हर बात का विरोध करती है कांग्रेस और आरजेडी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी अक्सर आरजेडी और कांग्रेस को लेकर हमलावर रहते हैं। बुधवार को भी उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस हर बात का विरोध करती है। बुधवार को जारी किए गए बयान में सुशील कुमार मोदी ने पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनाई हैं। अशोक स्तंभ को लेकर भी जवाब दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 100 साल से देश को सेंट्रल विस्टा के रूप में जब नया संसद भवन मिल रहा है
तब उसका स्वागत करने के बजाय कांग्रेस वहां बने अशोक स्तंभ और शेरों की आकृति पर भी बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। स्तंभ के मूर्तिकार ने सारनाथ में स्थापित अशोक स्तंभ की बड़ी प्रतिकृति तैयार करने में कोई गलती नहीं की है, लेकिन विपक्ष सरकार के हर काम में खोट निकालने और विघ्न डालने की मानसिकता से उबर नहीं पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चाहे करोड़ों गरीबों का जनधन खाता हो, चाहे देश की सुरक्षा के लिए 36 राफेल विमानों की खरीद की बात हो या बुलेट ट्रेन योजना लागू की गई हो, कांग्रेस और आरजेडी ने हर बात का विरोध किया है। और इस विघ्न संतोषी विपक्ष ने तो कोरोना की उस स्वदेशी कोवैक्सीन तक का विरोध किया जो प्रधानमंत्री मोदी की तत्परता की वजह से मात्र 11 माह में विकसित हुई। और विराट कोहली के बचाव में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली खराब फॉर्म की वजह से आलोचकों के निशाने पर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में विराट कोहली के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम में उनके होने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हालांकि विराट कोहली का बचाव किया है। सौरव गांगुली ने जल्दी विराट कोहली के बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद भी जताई है। सौरव गांगुली ने कहा है कि विराट कोहली ने बड़े स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि विराट कोहली जल्द ही वापसी करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विराट कोहली के नंबर्स को देखिए, ऐसे नंबर्स बिना क्षमता और क्वालिटी के हासिल नहीं किए जा सकते हैं। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में करीब 3 साल से शतक नहीं जड़ पाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में लगातार विराट कोहली का प्रदर्शन गिरता जा रहा है। विराट कोहली 6 साल में पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बुरे फॉर्म के बीच विराट कोहली को इंग्लैंड दौरे पर चोट का सामना भी करना पड़ा है। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में चोटिल हो गए। विराट कोहली कोई ग्रोइन की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है। दूसरे और तीसरे वनडे में भी विराट कोहली का खेलना तय नहीं है। इसके अलावा विराट कोहली को वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने खेले जाने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज से भी आराम दिया जा सकता है। एशिया कप के लिए हालांकि विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी तय मानी जा रही है। और बात भारी बारिश की। तेलंगाना में भारी बारिश से उफान पर नदियां हैं और इन दिनों देश के कई राज्यों में मानसून का कहर बरसते हुए देखा जा रहा है, जिसके कारण राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर घरों में पानी घुसने के बाद बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तेलंगाना में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य जारी रखने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश राज्य में भारी बारिश के मद्देनजर नदियों के उफान पर होने की स्थिति को देखते हुए दिए गए हैं, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान से बचाव हो सके। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अधिकारियों को सभी विभागों के साथ सामंजस्य से काम करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि भारी बाढ़ से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। बाढ़ के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रगति भवन में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की है। 2 दिनों तक समीक्षा कर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को हुई बैठक में सीएम के चंद्रशेखर राव ने तकरीबन 6 घंटे तक बाढ़ की स्थिति और बचाव के उपायों की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों को उचित आदेश जारी किए। सीएम केसी राव ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए उठाए गए कार्यों की जानकारी ली है। बता दें कि बाढ़ का पानी सबसे ज्यादा मात्रा में के कदेम परियोजना के क्षेत्र में बह रहा है, जिसे देखते हुए अधिकारियों ने कदेम परियोजना के निचले हिस्से में पानी छोड़े जाने का कारण बाढ़ से प्रभावित 12 गांवों को खाली करा लिया गया है और गांव में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही सीएम केसीआर ने स्थानीय मंत्री इंद्रकरण रेड्डी से बातचीत कर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के आदेश दिए हैं। प्रिंसिपल चयन प्रक्रिया पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपीएससी को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में लगभग 1 दशक के लंबे अंतराल के बाद संघ लोक सेवा आयोग की ओर से दिल्ली सरकार के स्कूलों प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए चयन परीक्षा आयोजित की गई है।
इसको लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यूपीएसई के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी को चिट्ठी लिखकर उनका आभार व्यक्त किया और यूपीएससी की ओर से प्रधानाचार्यों के चयन के लिए प्रयोग में लाए जाने के वाले 6 विषय वस्तुओं के अतिरिक्त 5 और योग्यताओं पर ध्यान देने की बात कही है। दरअसल यूपीएससी की ओर से प्रधानाचार्यों के चयन के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा 300 अंकों की होती है और पूरे रिजल्ट में इसका वेटेज 75% होता है। यूपीएससी 6 विषयों पर प्रधानाध्यापकों के लिए एक उम्मीदवार की जांच करता है। इनमें शामिल है 1 सामान्य ज्ञान, समकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दे, नंबर 2 हिंदी और अंग्रेजी भाषा कौशल, नंबर 3 तर्क क्षमता और मात्रात्मक योग्यता, नंबर 4 शिक्षा नीतियां और शिक्षा माप और मूल्यांकन, नंबर 5 मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 6 कार्यालय संबंधी कामकाज प्रक्रिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानाचार्यों के चयन के दौरान यूपीएससी इन सभी बिंदुओं का भी ध्यान रखे क्योंकि प्रधानाचार्य न केवल एक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं बल्कि वो एक स्कूल लीडर की भूमिका भी निभाते हैं। ऐसे में एक प्रधानाचार्य के अंदर ये सभी गुण होना बेहद महत्वपूर्ण है। मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा है कि 17 जुलाई 2022 भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा क्योंकि इस दिन शिक्षा निदेशालय दिल्ली में प्रधानाचार्यों के 363 पदों के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने के बाद स्कूल एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने की सबसे बड़ी कवायद होगी। उन्होंने आगे लिखा कि 2012 में हुई पिछली परीक्षा और 2022 की वर्तमान भर्तियों के बीच में समय अंतराल में बहुत से सराहनीय बदलाव आए हैं और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह आया है कि पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम के प्रति दोबारा जनता के विश्वास को बढ़ाने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के विजन और सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली एक समान शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य में विश्वास रखती है। और पार्टी से विवाद के बीच मनीष तिवारी का ट्वीट सामने आया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ऐसा ट्वीट किया जिसके निहितार्थ उन्होंने स्पष्ट नहीं किए। उन्होंने कहा कि जब शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश की जाती है तो एक ही चीज होती है कि जंजीर टूट जाती है। बता दें कि मनीष तिवारी ने कुछ दिन पहले ही अग्निपथ योजना के मुद्दे पर अपनी पार्टी से अलग रुख व्यक्त किया था। उन्होंने ट्वीट किया, शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश में हर बार एक ही चीज होती है कि जंजीर टूट जाती है। तिवारी ने यह भी ट्वीट ऐसे समय में आया है जब नए संसद भवन की छत पर सोमवार को राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया और विपक्ष ने सरकार पर इसमें शेरों के स्वरूप को बदलकर इसे बिगाड़ने का आरोप लगाया। भाजपा ने विपक्ष की आलोचना को सिरे से खारिज कर दिया है। तिवारी ने इससे पहले मनीष तिवारी को कांग्रेस का सुब्रमण्यम स्वामी कहा जा रहा है शीर्षक वाले लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा था कि इस तरह की बकवास करने वाले सज्जन का पता होना चाहिए कि स्वामी यदि कुछ नहीं होते तो भी विकट विरोधी हैं। तिवारी ने रक्षा संबंधित परामर्श समिति के सदस्य के नाते सोमवार को अग्निपथ योजना की वापसी की मांग करने वाले 6 विपक्षी सांसदों के बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब रक्षा पर संसदीय परामर्श समिति के सदस्यों के सामने प्रस्तुतिकरण दिया तो शक्ति सिंह गोहिल, रजनी पाटिल दोनों कांग्रेस से हैं, सुप्रिया सुले रकापा, सौगात राय, संदीप बंदोपाध्याय दोनों तृणमूल कांग्रेस के नाम हैं और एडी सिंह राजद ने उन्हें हाथ से लिखा नोट दिया है। सूत्रों ने कहा था कि अग्निपथ योजना की सार्वजनिक तरीके तारीफ करने वाले और इसे सशस्त्र बलों में अत्यावश्यक सुधार बताने वाले तिवारी ने अपनी पार्टी से अलग रुख अपनाया था। कांग्रेस ने तिवारी के बयान को निजी बताते हुए कहा था कि यह पार्टी का रुख नहीं झलका था। कांग्रेस ने सशस्त्र बलों से अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध किया है। वहीं तिवारी ने कहा था कि यह समय की जरूरत है क्योंकि कई अन्य देशों की सेनाओं ने भी ऐसा किया है। और इसी के साथ हम यहाँ पर रुक रहे हैं कि ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। ब्रिटिश पीएम की रेस में ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत, पहले चरण की वोटिंग में किया टॉप। क्वाड की पहली शिखर बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम मोदी। और सावन के पहले दिन सीएम योगी करेंगे मानसरोवर मंदिर का लोकार्पण। 6.1 करोड़ रुपए में हुआ है सुंदरीकरण। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल। 4 राज्यों में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत। यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे पर बनाया गया दबाव।
कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रांग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा, सावन के महीने का प्रमुख पर्व कांवड़ मेला 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 26 जुलाई तक इस कांवड़ मेले का आयोजन किया जाएगा, जब देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़िए पैदल या डाक कांवड़ के जरिए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेने पहुंचते हैं। दिल्ली और एनसीआर में भारी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री धाम और ऋषिकेश से पवित्र गंगा जल लेने जाते हैं। और दिल्ली से कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस की तरफ से कई इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से उन रास्तों को लेकर जानकारी दी गई है जिन रास्तों से कांवड़ लेकर श्रद्धालु गुजरते हैं। और पूर्वी जिले की पुलिस ने बताया है कि हर साल बड़ी संख्या में कांवड़िए दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से जाते हैं। उसमें से कुछ श्रद्धालु जो कि दिल्ली से उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं, तो वहीं कुछ श्रद्धालु जो दिल्ली एनसीआर के रास्तों से आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस ने उन रास्तों को चिन्हित किया है जिन रास्तों से कांवड़ियों की भारी संख्या में आवाजाही रहती है, जिसमें जीटी रोड, केशव चौक से यमुना ब्रिज तक, ISBT बीजराबाद रोड नंबर 66, इन रास्तों से कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालु गुजरते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने उन रास्तों को भी चिन्हित किया जिन रास्तों से कांवड़िए राजधानी में प्रवेश और निकास करते हैं, जिनमें एंट्री पॉइंट भोपुरा बॉर्डर, पुलिस स्टेशन, नंदनगरी, केशव चौक, जीटी रोड है। और जहां से कांवड़िए दिल्ली से बाहर निकलते हैं उसमें वजीराबाद, आयरन ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज, ISBT, कश्मीरी गेट, पुराना लोहे का पुल के रास्ते शामिल हैं। इन रास्तों पर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन भी किया है, जिसके कि कांवड़ को लेकर जा रहे श्रद्धालु और यातायात से जुड़ी समस्या ना हो। और यूपी में मौसम खराब होने लगा है। यूपी में अब मौसम साफ भी होने लगा है। ऐसे में बारिश का इंतजार और बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ और पूर्वी पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। ऐसा मौसम विभाग का अनुमान बताया गया है। तो कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। 16 जुलाई तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। 17 जुलाई से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूपी में मानसून की बारिश बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाओं पर आधारित है। पूर्व से पश्चिम की ओर से बढ़ती इन हवाओं का मुख्य धारा जिधर से गुजरती है उन इलाकों में सामान्य से लेकर भारी बारिश होती है। इसे ट्रफ लाइन कहा जाता है और यह जून महीने के अंत में यूपी की ओर आगे बढ़ती है। इसी बीच उड़ीसा के दक्षिण और आंध्र प्रदेश के उत्तर में कम दबाव वाले जबरदस्त क्षेत्र में बन गया, जिसने मानसूनी हवाओं को उस तरफ खींचना शुरू कर दिया। तीर्थयात्रियों को मिलेगी केदारनाथ में पल पल के मौसम की जानकारी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हर पल बदलते मौसम की जानकारी के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से IIT कानपुर ने ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम स्थापित किया है, जिससे धाम में हर पल बदलते मौसम पर नजर रखी जाएगी और यात्रा संचालन में मदद मिलेगी। बता दें कि केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को अब आसानी से मौसम की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। केदारनाथ में बदलते मौसम से यात्रियों को काफी दिक्कतें होती हैं। प्रशासन भी पूरी तरह तैयार नहीं रहता था, जिसको देखते हुए रुद्रप्रयाग के DM मयूर दीक्षित ने IIT कानपुर के प्रोफेसर इंद्र सेन से संपर्क साधकर केदारनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम स्थापित करने को कहा। जिलाधिकारी ने बताया कि IIT कानपुर के प्रोफेसर इंद्र सेन ने केदारनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाने का निर्माण कार्य पूरा करते हुए सिस्टम स्थापित कर क्रियाशील किया जा चुका है, जिससे शीघ्र ही मौसम संबंधी गतिविधियों की रीडिंग प्राप्त की जा सकेगी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि केदारनाथ धाम में वेदर सिस्टम स्थापित करने को लेकर एक नए अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। इसके स्थापित होने से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों, यात्रा संचालन, हेलीकॉप्टर संचालन आदि महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता मिलेगी। साथ ही केदारनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले तीर्थयात्रियों को मौसम की जानकारी समय से प्राप्त होने से वे अपनी यात्रा को सुगमता के साथ कर सकेंगे।
और गोवा के मंत्री गोविंद गौड़े ने दिया अटपटा बयान। गोवा की राजधानी पणजी में कला अकादमी भवन के नवीनीकरण के लिए 49 करोड़ रुपए के कार्य आदेश आवंटित किया गया, जिस पर गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने सवाल उठाए हैं और जानना चाहा है कि आदेश आवंटित किए जाने के दौरान कला और संस्कृति विभाग एंड कल्चरल डिपार्टमेंट की कुछ प्रतिक्रियाओं को दरकिनार क्यों किया गया था। ऐसे में गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े ने अपने विभाग की कार्रवाई का बचाव किया। पणजी में प्रतिष्ठित कला अकादमी भवन के नवीनीकरण कार्य के लिए आवंटन मामले में राज्य के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े ने अपने विभाग की कार्रवाई का बचाव करते हुए बड़ा ही अटपटा बयान दे डाला है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बोलते हुए गोविंद गौड़े ने कहा कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के लिए टेंडर नहीं निकाला था। गोवा विधानसभा के मानसून सत्र के प्रश्नकाल के दौरान गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने कला अकादमी भवन के नवीनीकरण के लिए 49 करोड़ रुपए के कार्य आदेश आवंटन पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि आवंटन के दौरान कला और संस्कृति विभाग को दरकिनार क्यों किया गया। ऐसे में अपने विभाग की कार्रवाई का बचाव करते हुए गोविंद गौड़े ने ताजमहल और शाहजहां का उदाहरण देते हुए कहा कि ताजमहल हमेशा से स्थायी तौर पर सुंदर है, क्योंकि शाहजहां ने आगरा में इसे बनाने के लिए किसी तरह का कोई टेंडर नहीं निकाला था। उन्होंने आगे कहा कि उनके सहयोगियों ने निश्चित तौर पर आगरा का ताजमहल देखा ही होगा, जिसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में इसका काम पूरा हुआ, लेकिन आज भी यह सुंदर दिखाई देता है। गोविंद गौड़े ने कहा कि ताजमहल 390 सालों से वैसा ही खूबसूरत बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करते समय इसके लिए टेंडर नहीं मांगा था। बता दें कि जीएफपी के विधायक विजय सरदेसाई ने आरोप लगाया कि विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की नियमावली का उल्लंघन कर नवीनीकरण का कार्य टेक्टन बिल्डकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया है। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बाकी तमाम जानकारियों के लिए लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।